स्टार्ट कर ले बेटा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। Am I audible बेटा? यस सर। ओके कर ले। सर ये सीनियर क्लास है ना? अच्छा सीनियर से। यस सर। ओह सॉरी, ठीक है चलो। कल कहाँ लिए थे बेटा, देखो लास्ट कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके क्वेश्चंस सर। प्रॉब्लम्स कर रहे थे क्या? हाँ। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा। इंसर्शन ऑफ a dielectric of thickness मान के चलो T R X, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम जो भी दे रहा है बेसिकली। तो अभी क्या कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस T भी हो सकती है या X भी हो सकती है। ठीक है, मान के चलो लेट 2 point charges Q1 and Q2 be placed in a medium beta, in a medium of dielectric K at a separation R. ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और ये थोड़ी दूरी पे यहाँ पर एक और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में दूरी है R। ठीक है, 2 point charges Q1 and Q2 be placed in a medium of dielectric constant कितना K, यानी इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो इसके बीच में जो फोर्स आएगा F1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में की डिस्टेंस R²। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये बात क्लियर है सभी को? फोर्स इन मीडियम कैसे लिखेंगे बेटा, F/K लिखेंगे। ये आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था एक बार, कहाँ गया है? हाँ देखो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय K बोला था। यस सर। बोला था कि नहीं? फोर्स इन एयर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इन एयर का फॉर्मूला है, ये हो गया फोर्स इन एयर का फॉर्मूला। फोर्स इन एयर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो फोर्स इन मीडियम कैसे लिखोगे? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय K। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिएबिलिटी को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, बोला था मैंने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल कितना होता है? इंफिनिटी, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 भी बोला था, याद है? भूल गए? याद है सर। ओके चलो, तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? लेट 2 point charges Q1 and Q2 be placed in a medium of a dielectric constant K. It is separation of R. So Q1 Q2 और separated distance R, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और F1 इन दोनों के बीच में फोर्स है। तो वो कितना बन रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/K इंटू Q1 Q2 बाई योर R² पार्ट ऑफ रिलेशन। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं, if
we want, try to understand this terminology beta, if we want that charges, if we want that charges should be placed, should be placed should be placed in vacuum. अभी तो वो कहां पर थे, मीडियम में थे. अगर मैं चाह रहा हूं कि अभी मैं अगर उन दोनों चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रखूं, टू हैव द सेम फोर्स, टू हैव द सेम फोर्स एज इन मीडियम, यानी जब वो मीडियम में था उन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स मुझे वैक्यूम में भी चाहिए. तो मुझे क्या करना चाहिए? सो व्हाट वी नीड टू डू इज नथिंग बट अ फीवर, वी need to increase, we need to increase separation, we need to increase the separation between the charges, between the charges. ये बता सकता है क्या कोई? देखो अगर कोई मीडियम में रख रहे हैं तो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? 1/k टाइम्स डिक्रीज है, दैट मींस फोर्स इन एयर अगर होना है तो k टाइम्स वो इंक्रीज करना पड़ेगा. तो हम लोग को अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर दोनों के बीच में क्या आर वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो अगर ये चार्ज Q1 है और इन दोनों के बीच में मान के चलो ये चार्ज Q2 है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान के चलो सेम है R. Now this one is in the vacuum, R मान के चलो air. तो इन दोनों के बीच में जब भी फोर्स आएगा F2 is equals to 1/4 pi into your epsilon naught, और ये जो डिस्टेंस आएगा न्यू डिस्टेंस आएगा R dash into Q1 into Q2. डायइलेक्ट्रिक तो नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी न्यू डिस्टेंस, दैट इज R dash square. So this is my equation number 2. कंडीशन क्या है? If we want the charges should be placed in a vacuum to have same force, यानी F1 must be equal to F2, F1 must be equal to your F2 होना है. तो जब क्या हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught into your this one is Q1 Q2 divided by K into your R square will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by your R dash square. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, Q1 Q2 Q1 Q2, कुछ और कैंसिल हो रहा? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. So K into R square is equal to कितना आया? R dash square. So therefore R dash कितना आ जाएगा? बट R dash is equals to R into root K लिख सकते हो. R कभी कभी हम लोग x dash लिखते हैं, x dash is equals to your x into root K लिख सकते हैं. R कभी कभी हम लोग D लिखते हैं, so D dash is equals to your D into root K होता है. तो यहाँ पर R और R dash जो भी है ये वैल्यू क्या है अपने पास? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पार्ट ऑफ रिलेशन. चाहे आप x पे रिप्रेजेंट करो, R से रिप्रेजेंट करो, कोई लेना देना नहीं होगा. ये K क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. K इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन. अब ये पॉइंट को समझो, अगर हम लोग दो चार्जेस को कोई मीडियम में रख रहे हैं तो उसकी फोर्स जो हो जाएगी 1/4 pi epsilon naught into 1/k into Q1 Q2 by R square होगा कि नहीं? अगर वही चार्ज हम लोग को एयर में चाहिए और वैक्यूम में चाहिए तो फोर्स इसमें बन जाएगा F2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R dash square. दोनों के बीच में फोर्स सेम चाहिए, दैट इज द रीजन F1 is equal to F2. ये पूरे को सिंपलीफाई करें तो अपने को क्या आ रहा? द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन द वैक्यूम और एयर शुड बी इंक्रीज्ड बाय R टाइम्स इन टाइम्स ऑफ योर रूट ऑफ योर K. ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर स्टार मार्क डाल के. A distance R of medium, a distance R of your medium is equivalent to a distance R root K of a vacuum, और रूट के ऑफ योर वैक्यूम. ठीक है ना? ये पॉइंट को अपने को याद रखना है. सो हम लोग को क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ आर ऑफ योर मीडियम इज इक्विवेलेंट, यानी मीडियम में जो भी डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? दैट मस्ट इक्वल टू
आर इंटू रूट के ऑफ वैक्यूम के बराबर कर दो तो दोनों के बीच में फोर्स सेम हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये बात क्लियर है? ये लिखा ना हम लोग, आर डैश मस्ट बी इक्वल टू आर के, यानी डिस्टेंस इन द वैक्यूम मस्ट बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ रूट ऑफ योर के। ये कंडीशन के लिए चाहिए, फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम दोनों इक्वल चाहिए। अगर वैसा कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो डिस्टेंस इन द वैक्यूम मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस इन द मीडियम इनटू रूट टाइम्स ऑफ योर के पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? Yes, sir. इसी के अंदर और एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द स्लैब of thickness, when the slab of thickness T is placed between the charges, comma, T is equivalent to T into root K of कितना? वैक्यूम। होता है ना बेटा? When the slab of thickness T is being placed between the two charges, then this T is equivalent to what? T into root K times of your vacuum. होता है ना? Yes. ये देखो, ये हो गया Q1 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, मान के चलो ये Q2 है, मान के चलो इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस D दे रहा हूं, ठीक है? और इन लोग के बीच में हम लोग ने एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है ऐसा, जिसका थिकनेस मान के चलो x है, या टी भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, isn't it? तो ये तो अभी मीडियम है, इसमें जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक के बराबर होना चाहिए। यानी अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में निकाल दूं तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस मुझे क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, दैट इज Q1 एंड Q2, सो दैट शुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? अभी राइट नाउ देखो, हम लोग अगर ये निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं तो उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? T इंटू रूट के टाइम्स निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर D। आप जो डायलेक्ट्रिक निकाल रहे हो वो वाला x क्या निकाल रहे हो आप यहाँ पर? D में से अगर इस वैल्यू को निकाल रहे हो तो एरिया और वैक्यूम हो जाएगा, तो इसको आपने निकाल दिया, इसको आपने निकाल दिया D माइनस एक्स। इसको अब क्या करोगे? वैक्यूम के अंदर आने के लिए T इंटू रूट के टाइम्स ऑफ इंक्रीज करोगे तो प्लस, तो ये हो गया प्लस ऑफ योर x इंटू योर रूट के। तो इन दोनों के बीच में की जो दूरी आई ये आ गई। क्लियर है? दिस इज फॉर व्हाट? वैक्यूम। सर एक बस समझ, बार फिर से एक्सप्लेन करिए। हाँ मैं फिर एक बार कर रहा हूँ। देखो हम लोग ने इससे पहले देखो फर्स्ट वाले में क्या करा था, अगर एक दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो फोर्स F1 था, अगर मीडियम नहीं है तो फोर्स कितना था? F2 था। तो मुझे ऐसा एक कंडीशन चाहिए जहां पर दोनों का फोर्स इक्वल हो। तो मैं क्या करना है, वैक्यूम का जो डिस्टेंस है उसको मैं R इंटू रूट के टाइम्स इंक्रीज करना है, तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स इक्वल हो सकता है बोल के बोल रहा हूं। अब हम लोग ने क्या किया देखो यहाँ पर, when the slab of a thickness T is being placed, यानी ये भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान के चलो K है और थिकनेस मान के चलो x है, थिकनेस है यहाँ पर मान के चलो x और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मान के चलो K है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा वो फोर्स ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक भी हो तो उतना ही होना चाहिए। मान के चलो F1 Q1 और Q2 के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक था, फोर्स मान के चलो 10 न्यूटन था, तब मुझे अब ऐसा कंडीशन चाहिए, ये मुझे डाइलेक्ट्रिक रखना नहीं है लेकिन दोनों के बीच में फोर्स मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए। तो जब मुझे करना क्या है, बेसिकली मैं वो पोजीशन में वैक्यूम आ जाऊंगा, अगर वो निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ ना, ये D में से x निकाल रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? D माइनस से x निकाल दिया, x निकाल के क्या करना चाहिए? दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। वो कितनी डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए? r डैश, दैट इज नथिंग बट फिर x इंटू रूट के टाइम इंक्रीज करना है। तो वैल्यू समझ में आ गई है? अगर वैक्यूम में वही फोर्स होना है, अगर थिकनेस दे रखा है तो d माइनस एक्स प्लस ऑफ योर x इंटू रूट के मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बात समझ में आई? फिर एक बार आ बता, गई सर। Okay. क्लियर है? Yes, sir. जी सर। एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो। 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges are placed, 2 point charges are placed at a separation, small d in vacuum,
small d in vacuum. Okay, and the force between them is F. Between them is F. 2 point charges are placed at a distance of how much d in कोसी में वैक्यूम में, एंड दोनों के बीच में जो फोर्स था कितना F. अब मैं क्या कर रहा हूं, now a dielectric dielectric slab of thickness T is equals to d by 3, and dielectric constant capital K is placed between the charges, and the force becomes 9F by 25. First stop. Find the value of K. Find the value of your K. ये मेरा क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन को. देखो, 2 point charges are placed at a separation of d in vacuum, and a force between them is nothing but of your F. तो पहले इसको डायग्राम लिख लेता हूं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी. ये एक चार्ज था Q1 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था एक, मान के चलो d. एक कब था वैक्यूम, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना था, F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by d square. क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि Q1 Q2 तो सेम रहेगा, 1 by 4 pi epsilon naught भी कांस्टेंट है. तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस. अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई तो फोर्स भी चेंज होते जाएगा. ठीक है ना, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है. अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इस दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया. ये हो गया Q2, इन दोनों के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया. यहाँ पर हम लोग ने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका थिकनेस जो है d/3 था. ठीक है ना. तो अब देखो क्वेश्चन, देखो फिर से एक बार. 2 point charges are placed at a separation of d in vacuum and the force between them is F. Now a dielectric slab of a thickness how much, d/3, and dielectric constant उसका कितना है, K, is placed between the charges and the force becomes how much, 9F by 25 बन रहा है, यानी it is increasing 9 by 25 times of your F. Then the value of your F is equals to your how much. यार देखो, अगर ये d/3 से आपने इसमें रखा, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक निकाल रहा हूं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज नथिंग बट Q1, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपको इंक्रीज करना कितने टाइम पड़ेगा, d में से आप x को निकालोगे, दैट इज नथिंग बट थिकनेस को निकालोगे, प्लस उतना ही थिकनेस वाला रूट के टाइम्स आप ऐड करोगे. यही तो डिस्टेंस बनेगी ना, इससे पहले जो बात किया था हम लोग ने. ये बात क्लियर है. जी सर. तो यहाँ पर अब ये हो गया d, थिकनेस कितना है इसका, d/3, प्लस ये भी हो गया d/3 इंटू ये हो गया रूट टाइम्स ऑफ योर k. रूट के. तो ये कितना बन जाएगा, d माइनस d/3 कितना हो जाएगा, 2d/3, प्लस ये हो जाएगा d/3 इंटू रूट के. लिख सकता हूँ क्या इसका. यस. अब जो इन दोनों के बीच में फोर्स बनेगी, सो F डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं डायरेक्टली d लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चार्जेस तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, इजंट इट. और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी कैसे भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा मुझे यहाँ पर 2d/3 प्लस ये हो गया d/3 इंटू रूट के होल स्क्वायर के बराबर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना. अगर दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाया ऑफ थिकनेस ऑफ T, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगी F डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2d/3 प्लस d/3 रूट के का होल स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन. तो अब दो इक्वेशंस को आप डिवाइड करो, F डैश बाय योर F कितना आएगा, देखो F डैश बाय योर F इज F डैश कितना आया था बेटा प्रॉब्लम में, देखो कितना दिया हुआ,
इट इज बिकमिंग हाउ मच 9f/25, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9f/25 इंटू योर एफ, तो ये एफ चले गया, तो ये हो गया 9/25 टाइम्स, तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 9/20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2/3 प्लस दिस वन इज √k/3 का होल स्क्वायर। बोलो क्यों? क्योंकि एफ वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इन दोनों का अगर रेशियो ले रहे हो तो इसमें जो डी स्क्वायर है, बेसिकली यहाँ पर जो डी स्क्वायर है, यहाँ पर जो डी स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, दोनों के टाइम पे रेशियो में वो चला जाएगा। सो 9/25 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √k/3 होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये इधर लेके चले जा रहा हूं मैं, तो कितना बन जाएगा देखो राइट नाउ, ये बना बिसरे को कितना 3 टाइम्स, तो दिस विल बिकम फॉर मी 2/3 प्लस ये हो जाएगा √k/3, ठीक है ना, दैट इज इक्वल, स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो ये 3 के स्क्वायर ये इधर चले जाएगा, तो 25 ऊपर आएगा, 9 नीचे आएगा, सो 25 के जगह मैं 5 लिख रहा हूँ और 9 के जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, स्क्वायर कर रहे हो ना बेटा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा या 5 स्क्वायर हो जाएगा, हो गया? यस सर। क्लियर है सभी को? सर वो लास्ट स्टेप फिर से बता सकते हैं? तो स्क्वायर कर रहा ना मैंने, ये स्क्वायर निकाला है मैंने। नहीं वो नहीं, हाँ यहाँ पे वो 2/3 प्लस √3 के कैसे? ये वाला यहाँ पर वाला, यस सर। यहाँ से लिखा ना, ये वाला, इसमें से 2d/3 प्लस फिर d/3 √k होल स्क्वायर है ना, तो d कॉमन हो गया यहाँ पर, तो d स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना? यस तो अगर रेशियो ले रहे हो तो d स्क्वायर चले गया, हाँ 9/25 में f' f को दोनों को डाल रहे हो तो d स्क्वायर चले गया, तो बचा कितना 2/3 प्लस ऑफ योर √k/3 का d स्क्वायर, ओके सर। ठीक है ना? इसको मैंने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कर लिया तो कितना बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर, ये रूट चले गया, 2 स्क्वायर स्क्वायर चले जाएगा, सो 2/3 प्लस √k/3 इज इक्वल टू 5/3। अब k की वैल्यू बताओ उसमें कितनी आ रही है, ये कितना हो जाएगा, √k/3 इज इक्वल्स टू 5/3, ये कितना हो जाएगा, अगर ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस और माइनस, 3/2 क्यों बेटा, minus 2/3 2 by यार, -2 माइनस 2/3 है, तो 5/3 माइनस 2/3 कितना आ रहा है देखो, 3 1 कितना आ रहा है, 3/3 1 1, यानी √k इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 9, Yes. तो k हो गया 9, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 9 के बराबर। क्लियर है? कुछ डाउट? आराम से Yes, करो, sir. प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन अच्छा वाला क्वेश्चन है। मैंने देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला, ये f' है ना, तो इसको 2d/3 प्लस ऑफ योर d/3 √k का होल स्क्वायर, ठीक है ना? Yes. दोनों का रेशियो ले रहा हूं तो d स्क्वायर क्या चलेगा, अजा हो रही बेटा, 1-2 मिनट रुक लेता हूँ। सेब दियो ना, खा लेते, निकाल को खा रही, सेब दियो। नमाज पढ़ लो, जो गलत नमाज मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, चलो जल्दी चलो। लेके जाओ।
क्लियर है सभी को यहाँ तक का प्रॉब्लम है? Yes, sir. चलो हेलो हाँ बेटा बोलो बेटा। हेलो हाँ मैं ऑडिबल बेटा? Yes, sir. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से। टू आइडेंटिकल charged spheres, two identical charged spheres are suspended by strings, of equal length, Stop. The strings make an angle theta, make an angle of theta is equals to 30 degrees with each other, when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, comma, the angle remains same. The angle remains same. Stop. What is the dielectric constant? What is the dielectric constant? What is the dielectric constant of the liquid? Dielectric constant of the liquid in the bracket. Density of the material. Density of the material of sphere is 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना? क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, अच्छा वाला है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, जेईई मेंस वाले एग्जामिनेशंस में पूछा गया हुआ मॉडल है। क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पर, बोल क्या रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर से, तो अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस रहेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स क्या अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी बेटा? रिपल्सिव। हाँ रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्सिव हो जाएंगे। और दोनों सस्पेंडेड बाय व्हाट, स्ट्रिंग ऑफ व्हाट, इक्वल लेंथ है। दोनों के बीच में जो एंगल लगा हुआ, स्ट्रिंग लगा हुआ है, दोनों का इक्वल लेंथ है। द स्ट्रिंग्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद ईच अदर, यानी एक से दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज। व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ये फिर एक डेंसिटी में सस्पेंड किया हुआ जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी। द एंगल रिमेन सेम, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। देन व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द फोर्स? तो क्या आप बताओ, ये दो चार्जेस जब एयर में फोर्स F था, तो क्या वही फोर्स क्या इस मीडियम में भी रहेगा कि चेंज होगा? Same क्या था। हुआ? अरे बाबा, फोर्स जब एयर में था, देखो ये वाला क्वेश्चन आपने जब इससे पहले किया था, देखो इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक, जब डायलेक्ट्रिक था तो फोर्स कितना था, 1/k टाइम्स ऑफ एयर था ना। जब एयर में था कितना, 1/4। क्या सेम था कि डिफरेंट था? Different था। सेम था। Different। यहाँ डिफरेंट, यानी अगर आप मीडियम में डालोगे तो फोर्स दोनों के बीच में चेंज हो जाएगी, वही बोल रहा है ना यहाँ पर। तो अगर एक लिक्विड में हम लोग सस्पेंड करेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, दैट इज फोर्स इन मीडियम। और आप लोग को मालूम है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, फोर्स इन एयर बाय के बोल के मालूम है ना ये? Yes, sir. ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड पूछ रहा है। अब इसको देखो डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस तरह से। बिफोर इंसर्शन इन द वाटर, वाटर में डालने से पहले वो एयर में था, तो पहले एयर का सिचुएशन देख लेते हैं। ये मान के चलो इन दोनों के बीच में की लाइन है, दोनों रिपल्शन होने के वजह से एक बॉल यहाँ पर आ गया और एक बॉल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक बॉल था और यहाँ पर एक बॉल था, मतलब चार्जेस वॉट एवर इट मे बी। तो इसके ऊपर एक चार्ज था Q और इसके बीच में एक चार्ज Q था, और इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस थी मान के चलो x। और अब ये जो एंगल आएगी, दोनों के बीच कितनी थी,
30 डिग्रीज, तो ये एंगल बनेगी 15 डिग्री। अब ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने आप में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इन इक्विलिब्रियम जब रहेंगे तो यहाँ पर एक स्टेज पे आने के बाद उस पे जो फोर्सेस लगेंगे, एक तो वेट नीचे एक्ट करेगा और उसके बाद इसमें एक टेंशन भी एक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स था रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में जो भी एक्ट कर रहा है, isn't it? और ये जो एंगल बना रहा है इससे, ये जो रिजल्टेंट है, ये एंगल इसकी इसी तरह से रहेगी, दिस विल बी 15 डिग्रीज। डायग्राम क्लियर है? दिस इज व्हाट, दिस इज इन योर वैक्यूम और मान के चलो इन एयर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑन क्यू आने के बाद क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। रिपल होके फिर एक स्टेज के पास वो रुक जाएंगे। जब वो रुक रहे मतलब नेट फोर्स क्या उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? तो बार मैग्नेट्स लॉ बेटा, एक नॉर्थ पोल का यहाँ पर है और एक नॉर्थ पोल का यहाँ पर है। नजदीक लगा के अगर छोड़ दोगे तो ये थोड़ी दूर जाके रुक जाएंगे फिर थोड़ी देर के बाद, Yes, Yes, sir. sir. होगा कि नहीं होगा? तो ये अब जो रेस्ट पे चले जाके अगर यहाँ पर रेस्ट पे आ जाए तो एफ नेट इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस दैट विल बी इन द इक्विलिब्रियम। Yes. बात क्लियर है? Yes. तो अब जब एयर में था तो ये सिचुएशन था। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो, मैं अगर इसको लिख रहा हूं तो क्या मैं tan थीटा कैसे लिख सकता हूं? देखो tan 15 डिग्रीज इज इक्वल इस वैल्यू को वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ रिलेशन, यानी यहां पर हो गया F डिवाइडेड बाय mg, उतना ही बन रहा है। ये 45 है ना बेटा, ये 15 है, सॉरी ये 15 है। यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है ये F ही है, ये वर्टिकल है, ठीक है ना? सो ये साइड में है ना एंगल, तो इफ tan 15 इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, F डिवाइडेड बाय mg। ये वैल्यू आया सभी को? Mm, ये tan डेटा वैल्यू आ गया सभी को? आया नहीं आया? चलो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर में इमर्स कर रहे हैं। अब पूरे सिस्टम को जब अपने वाटर में इमर्स किया तो उसने बोला कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो एंगल चेंज नहीं हो रही है, तो वो तो उसी तरह से रह रही है। तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रही है तो ये एंगल थी 15, तो ये एंगल भी थी 15, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो फोर्स आएगा इस पे एक नया फोर्स आएगा, दैट इज नथिंग बट फोर्स इन मीडियम। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका वेट जो हो जाएगा नीचे। उसके अलावा और क्या क्या रहेंगे ये देखो। अब ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम अभी वाटर में है, अभी वाटर सॉरी लिक्विड में है। कोई भी एक लिक्विड हो सकता है, लाइक केरोसिन, ऑयल, डीजल, जो भी हो एक लिक्विड में बेसिकली रखा हुआ है। ये टोटल सिस्टम को उसने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया इस तरह से, ठीक है ना? तो और उसने क्या डाटा दिया देखो बेसिकली प्रॉब्लम में। उसके बाद उसने क्या बोला, व्हेन द सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये मान के चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है बेटा, 0.8 ग्राम पर सीसी। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर वाटर होता तो 1 ले लेता, लेकिन ये लिक्विड है, कुछ लिक्विड का दे रखा है 0.8। इन दोनों के बीच में एंगल रिमेन सेम बोल रहा है। तो ये जो डायइलेक्ट्रिक है इन दोनों के बीच में जो मीडियम आया तो इसका एक डायइलेक्ट्रिक होगा कि ये इसका डायइलेक्ट्रिक कितना है बताओ बोल रहा। और ये जो बॉडी है, डेंसिटी ऑफ योर स्पीयर, यानी जिसको हम लोग बॉडी बोल रहे हैं या स्पीयर बोल रहे हैं, सो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन एज 1.6 ग्राम पर सीसी। क्योंकि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर्स है ना बेटा, ये ना टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर, आइडेंटिकल बोला है, आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर्स बोला है। स्पीयर्स मतलब क्या, कुछ बॉडी। इस बॉडी का डेंसिटी भी दे रखा है प्रॉब्लम में। फाइनली द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या है यहाँ पर, स्पीयर। सो डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर इज हाउ मच, 1.6 ग्राम पर सीसी। तो अब ये जो सिस्टम को मैंने वाटर में इमर्स किया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में चार्ज क्यों था, ये भी चार्ज क्यों था। अब दोनों के बीच में जो फोर्स आया, फोर्स इन मीडियम। तो अब कोई बता सकता है क्या फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? Yes, हाँ. sir. तो के क्या है यहाँ पर, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, ये अपने को निकालना है। आप सोच के बताओ इसमें और कोई फोर्स ऐड कर सकता है क्या?
सोचो सोचो, और कोई फोर्स एक्ट कर सकता है क्या? ये बस इतने ही फोर्सेस है, सोचो। सॉरी, बायोंसी, वेरी गुड, समवन इज गिवन मी एन एक्सेलेंट आंसर। क्योंकि ये जो है पूरा लिक्विड में है, जैसा एक फुटबॉल है, फुटबॉल लेके अगर आप कोई रबर बॉल लेके अगर आप वाटर में इमर्स करने की कोशिश करोगे तो वो उतनी ही फोर्स से ऊपर आने की कोशिश करेगा। वो कौन सी फोर्स एक्ट करेगा ऊपर इस पे? बायोन फोर्स एक्ट करेगा। दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर बायोंसी। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में जो टेंशन आएगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फोर्स है वो चेंज हुआ तो टेंशन भी इन दोनों के बीच में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये हाँ बात? क्योंकि ये लिक्विड में है ना बेटा, लिक्विड विल exert the force in upward direction, so I can write here right now an upthrust, an upthrust, that is nothing but of your FB acting on ball, acting on ball in upward direction, in upward direction। बात क्लियर है सभी को ये? तो buoyancy फोर्स कैसे निकालते हैं? F buoyancy is equals to, buoyancy force is equals to mass of that body into G. Mass of what? Mass is equals to volume into density of liquid into G, isn't it? Mass of what volume of the body कैसे लिखूंगा? Mass is equal of the body, I'm writing it as of your sigma बेटा। तो वॉल्यूम कैसे लिख सकता हूँ मैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय सिग्मा लिख सकता हूँ क्या? ये देखो, buoyancy force is m dash into g. M dash is nothing but what? Mass of liquid which is displacing the body in the upward direction. Mass of the liquid is volume of the body, density of liquid into g. Mass of the body कैसे लिखोगे? Mass of your body is equals to, mass of the body is equals to volume of the body into density of body. Density of the body I am representing by sigma. So volume of the body v कितना आया? Mass by rho. तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूं क्या? v के जगह डाल दूं, तो ये हो गया mass by your sigma density of liquid into g। ये बात क्लियर है सभी को? ओके, सो रो एल इज नथिंग बट व्हाट बेटा? density of liquid, density of your liquid, and sigma is what beta? Density of material or sphere। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच में जो था यहाँ पर भी उतना ही फोर्स एक्ट करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना यहाँ पर आएगा, और ये भी एंगल अपने को कितनी आ जाएगी? 15 डिग्रीज। तो यहाँ से tan 15 बताओ कैसे लिख सकता है कोई? tan 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू f in your medium, होता है ना बेटा? f in your medium डिवाइडेड बाय, अब इस पे फोर्स को हो जाएगा। यहाँ पर दो फोर्सेस है ना बेटा, F बायोन फोर्स है, mg है। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा रहेगा बेटा? mg ज्यादा रहेगा। सो ज्यादा फोर्स इज mg, बायोन फोर्स इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम, सो mg हो जाएगा। नीचे 10 है, ऊपर 5 है, तो नेट कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना? यस सर। इजंट इट? नीचे मान के चलो 10 न्यूटन है, ऊपर मान के चलो 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स आप कितना लिखोगे? 10 माइनस 2 8। 8 कौन सी डायरेक्शन में लिखोगे? नीचे लिखोगे कि ऊपर लिखोगे? नीचे के डायरेक्शन में। नीचे के, क्योंकि ज्यादा फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आ रहा ना, तो क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी है ये, तो ये फोर्स ज्यादा रहेगा। बायोन फोर्स है क्या क्या है? बिकॉज ऑफ ओनली द लिक्विड है, तो ये कम होगा। सो tan 15 इज इक्वल्स टू मास फोर्स बिटवीन द मीडियम डिवाइडेड बाय mg माइनस fb। ये बात क्लियर है सभी को? फिर एक बार बतलाऊं tan 15 वाला। सो tan 15 कैसा लिखा मैंने? tan 15 इज इक्वल्स टू, फोर्स इन मीडियम क्या है बेटा? f डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय, ये हो गया mg माइनस, दिस वन इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? बायोन फोर्स। बायोन फोर्स कितना है देखो? F is, this is your बायोन फोर्स ना? F बायोन फोर्स इज इक्वल्स टू योर कितना है? रो बाय योर रो ऑफ योर लिक्विड, सो आई कैन राइट हियर रो ऑफ योर लिक्विड बाय योर सिग्मा इनटू योर m इनटू g, बराबर? ये देखो, ये इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय योर सिग्मा इनटू m इनटू g। ये वैल्यू लेके जाके मैंने F बायोन के प्लेस में लिख दिया। तो ये हो गया tan 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय, ये हो गया K, इन दोनों में से mg कॉमन, और ये हो गया 1 माइनस
density of liquid divided by density of body, that is nothing but sigma. क्लियर है? स्टेप क्लियर है सभी को? यस सर। कोई भी आंसर नहीं दे रहे। जब एयर में था तो ये क्या टाइम 15 कितना था? mg था, f by mg। ठीक है। जी सर। अब जब ये लिक्विड में आया तो tan 15 कितना है? f by k mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई सिग्मा आया। तो क्या दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं क्या? इक्वेटिंग 1 एंड 2। tan 15 वहां पर कितना था? f by mg था। सो f by mg इज इक्वल्स टू, ये भी हो गया f by k टाइम्स ऑफ योर mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई योर सिग्मा। कुछ कैंसिल हो सकते हैं क्या यहाँ पर? देखो ए f by mg, ए f by mg गेट्स कैंसिल, ये k इधर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा? सो k इज इक्वल्स टू, k इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय सिग्मा। आया सभी को? ये हो गया k की वैल्यू। देखो mg mg f और f कैंसिल, एक ही इधर चले जाएगा तो इट इज 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय सिग्मा। आया सभी को? यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है? शॉर्टकट है ये। अभी इतना पूरा आप लोग को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए करना है। इतना बड़ा प्रॉब्लम आप एग्जामिनेशन हॉल में करते नहीं बैठोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे हो तो ये पूरा मेथड आप लोग को करने का मेथड आना चाहिए। ऐसा वाला क्वेश्चन कभी भी दे दे और डायरेक्टली पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, k इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो सब कुछ दे रखा है प्रॉब्लम में, तो वैल्यू डालो। सो इट इज k इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है 0.8, डेंसिटी ऑफ बॉडी दे रखा है 1.6। चलो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा। आ गया? 2 Exactly. How many of your students have got the answer? 2 सर। हाँ 2 आंसर है बेटा। 2 सर। आया सभी को? इजी है ना बेटा, क्या करना है? हाँ। 0.8 निकाल दो, इसी के लिए एलसीएम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। आया सभी को? यस सर 2। सर ठीक है। निकला बेटा सभी को? निकल गया सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दूं, करोगे? ओके सर। ठीक है चलो। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, find the net electric force on charge q, in the following diagram. In the given diagram लिखो नहीं तो, in the given figure। ठीक है, तो चार्जेस जो है ना इस तरह से रखा गया था।
यहाँ पर था 4 क्यूब, यहाँ पर था 2 क्यूब, यहाँ पर था स्मॉल क्यूब और यहाँ पर था 2 क्यूब और यहाँ से डिस्टेंस था यहाँ, ये करें ना हम लोग। जी सर कर लिए। ये प्रॉब्लम कर लिए शायद ना, जी सॉरी। और एक क्वेश्चन दे लेता हूँ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस 9 क्यूब एंड 25 क्यूब। अरे आप लोग के पास सेकेंड ईयर का कुछ मटेरियल है क्या वर्क करने के लिए? हाँ सर, HC वर्मा। हाँ, और एससी वर्मा की कौन, आपको या एमबीसी हो बेबीसी हो बेटा? BYPC। और कौन सी बुक है वर्किंग के वो लिए? फोकस मटेरियल है। और बस यही है सर, और NCERT का है। फोकस मेटल है आप लोग के पास? मेरे पास है सर। सभी के पास है बेटा? नहीं है सर, मेरे फिर मटेरियल ले लेना ना बेटा, फिर प्रॉब्लम्स कैसा करोगे? लेते हैं इंशाल्लाह। 2 point charges 9q and 25q are placed at separation small d. Where should a third charge, where should a third charge small q be placed between them so that all charges are in equilibrium, so that all charges are in equilibrium. Full stop. Also find the value of q and its nature. ठीक है, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर। हाँ, और एक बात है, आप लोग एटलीस्ट अमेजोन से आप लोग एररलेस की बुक मंगवा लीजिएगा, एररलेस इन फिजिक्स। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, बोथ बाईपीसी और एमपीसी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी ये बुक होना जरूरी है। समझ में आ रहा? मुस्लिम सर। वालेकुम अस्सलाम। हो गया? हाँ सर, 7 बज गए। क्या बोले? और ये एररलेस 7 बज गए। का मेरे पास है वॉल्यूम PDF, उन लोगों को सेंड कर देता हूँ। है सर पीडीएफ, लेकिन नहीं, वो लोग अभी मोबाइल में जी। नहीं पढ़ सकते सर, वो लोग बस फिजिकल कॉपी होना जरूरी है। एक तो अपने कॉलेज मेटेरियल ले अच्छा लो बोल अच्छा। रहा हूँ मैं लोग को, एक कॉलेज मेटेरियल एक ही बच्चे के पास है, हाँ बाकी के बच्चे भी अगर ले लिए तो हाँ अपने को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। उसके साथ साथ अपने को ये जी। भी फिजिकल किताब उन लोग के पास होना जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी अगर रख लेंगे भी तो हाँ आप लोग हाँ उतनी हाँ देर तक मोबाइल लेके यूज नहीं कर सकते। तो हार्ड कॉपी कंपलसरी ये लोग लेना है, जी। और कॉलेज मटेरियल भी जितना जल्दी हो सके उतना ले लिए तो कॉलेज मटेरियल में भी हम लोग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं वर्क करने के लिए, हाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर लो बोल के। ठीक है ना? जी 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 जी। तो कितने भी हाँ बच्चे हैं हाँ, आप ओके लोग, ओके। एक बार प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई टू गेट योर कॉलेज मटेरियल एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर फोकस की मटेरियल हो गई तो एटलीस्ट एक मटेरियल आप करना शुरू करोगे, उसमें भी असाइनमेंट्स अच्छे वाले क्वेश्चंस है, वी प्लीज ट्राई टू डू दैट क्वेश्चंस, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है रिमेनिंग ना? कोई स्टूडेंट है बोले तो आके कलेक्ट कॉलेज को आके। क्या क्या बोले? रिमेनिंग किसी को भी ना वो मटेरियल नहीं है ना बच्चों के पास, वो दे दे तुम बोलते उनको अगर एकेडमी को आगे। जी सर। अभी जूनियर का स्टार्ट कर लेते सर। हाँ, जूनियर का स्टार्ट कर ले। ओके। ठीक है, ओके, चलो बाय बेटा।